विद्यार्थियों, आज हम सभी जार्ज पंचम की नाक पाठ के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने देखा कि रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली हैं, तैयारियां जोरों पे हैं, अखबार की सुर्खियों में उनकी खबरें छपती हैं, उनसे जुड़ी छोटी छोटी खबरें जो है जुड़ी छपती हैं अखबारों में। सारी तैयारियां जोरों पे हैं, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कसर एक चीज़ का है, जार्ज पंचम की नाक जो लाख पहरे के बावजूद भी गायब हो गई है। उस समस्या को हल करने के लिए एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया गया है। उसने कहा कि एक सलाह मैं दे रहा हूँ, कुछ दिनों की ही बात है, हमारे यहाँ भी तमाम जो नेता शहीद हुए हैं उनकी मूर्तियों पर से नाक निकाल के जार्ज पंचम की नाक पे लगा दिया जाए। कुछ समय की बात है, रानी जब चली जाएंगी पुनः उस मूर्ति पे लगा दिया जाएगा। आला अधिकारी और अफसर मौजूद रहे, सब एक दूसरे के मुंह देख रहे थे और कहा काम होना चाहिए, लेकिन बड़ी होशियारी से मीडिया तक ये खबरें नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ से आगे का हम अध्ययन करेंगे। मूर्तिकार देश के दौरे पे निकल चला और जार्ज पंचम की कोई नाक का नाप लेकर, क्योंकि अन्य मूर्तियों से मिलाना था उसे। सबसे पहले वह दिल्ली से वो मुंबई पहुंचा, जहां दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी कावस की मूर्तियों को टटोला। जहांगीर सबकी नाकें टटोली, नापी। फिर गुजरात की ओर बढ़ा, जहाँ गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव गोसाई की नाकों को टटोला। फिर उसने मूर्तियों को परखा, बंगाल की ओर चला, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि की भी मूर्तियों की नाप जोख की। बिहार की तरफ चला, बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के लाटों के पास गया। घबराहट में मध्य प्रदेश भी पहुंचा, वहाँ सत्य मूर्ति की मूर्ति को देखा। फिर मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब जाके लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। अब अपनी मुश्किल बयां की पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कराया, सबकी नाकों का नाप ले लिया, पर जार्ज पंचम की नाक से सबकी बड़ी नाक निकली। यहाँ लेखक का एक बड़ा व्यंग कि जार्ज पंचम की नाक से सब जितने भी स्वतंत्रता शहीद हैं उनकी नाकें लंबी निकली, यानी इनकी प्रतिष्ठा अधिक है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, सुना है कि बिहार के सिक्रिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां हैं। ये नाक लंबी है तो बच्चों की नाक लगा देते हैं। बिहार के में ये मूर्ति मौजूद है, शायद बच्चों की नाक ही फिट बह जाए। सोचकर वहाँ भी पहुँचा और तीनों नाकों की भी जो नाप लिया, ये जार्ज पंचम की नाक से बच्चों की भी नाक बड़ी ही निकली। अब बताइए मैं क्या करूं? ये प्लान भी असफल हो गया। राजधानी में सब तैयारियां थी। जार्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, उस पर तमाम चमकने वाली चीज़ें लगाई गई, सब कुछ थी, सिर्फ नाक ही नहीं थी। फिर ये बात हुक्मरानों तक, अफसरों तक पहुंची। बड़ी खलबली मच गई। अगर जार्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब, हम लोगों की क्या प्रतिष्ठा रख जाएगी। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, ये नहीं हम लोगों की खुद नाक कट जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, लेकिन हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतगंज ख्याल उसके दिमाग में कौधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी, फिर दरवाजे बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी योजना पेश की, कहा कि अगर नाक एकदम लगाना जरूरी है तो मेरी एक और राय है, इसको मान लीजिए। 40 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी, आज 130 करोड़ जनसंख्या के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन उस समय 40 करोड़ थी। क्या एक जिंदा नाक काट कर नहीं लगा दी जाएगी? इतनी जनसंख्या है, एक आदमी का नाक काट लेंगे तो कौन सी बड़ी जो है उसमें हमारे देश में त्रासदी आ जाएगी। ये बात सन्नाटा छा गई। कुछ समय खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा, लेकिन मसला हल होना ही चाहिए था किसी भी कीमत में। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया, धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? एक काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, मैं बताऊंगा किसकी नाक इस पे फिट बैठेगी। सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए, फिर नाक
जो जिंदा नाक लग जाएगी। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। किस तरह हल हो गया, किस तरह ये सॉल्व हो गया, ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई। और राजपथ पे इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो लाट की नाक लग रही है, ये अखबार में बस इतना ही छपा था कि वहाँ पे लाट में नाक लग रही है। नाक लगने से फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई कि अब की बार फिर कोई छेड़छाड़ न कर दे। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, जिसकी खाद निकाली गई, ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने न पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। सारी तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आ रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसे कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी, उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन में हर हालत में नाक लग जाएगी। वो खुद परेशान था, कैसे किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काट के लगाई जाए। वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई। सब अखबारों में छपी जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबार में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी भी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पे स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। अखबार में ये घटना तो प्रकाशित हो चुकी थी कि नाक का मसला हल हो गया है, पहरेदार लगा दिए गए थे, तालाब साफ कर दिए गए थे, उस तालाब में नाक रखने का प्रबंध हो गया था। लेकिन ये भी साथ में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम को जो नाक लगाई गई है वह जिंदा नाक लगाई गई है। ये खबरें तो थी, लोगों ने बड़े प्रमुखता से इस खबरों पे ध्यान दिया, लेकिन ये खबरें कहीं नहीं छपी थी। किसी का उद्घाटन यानी रानी आती तो किसी चीज़ का अनावरण करती, कोई फीता काटती, कोई सार्वजनिक, जैसे हमारे यहाँ तमाम विदेश के लोग आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उनका उद्घोषण होता है। एक एक छोटी छोटी खबरों को प्रकाशित किया जाता है, दिखाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें पत्र भेंट किए जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भारत में नहीं था। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पे स्वागत समारोह नहीं हो रहे थे, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। रानी के अचानक जो है आयोजन में, रानी के इस तरह भारत दौरे में किस तरह परिवर्तन हो गया था, ये खबर किसी के पास नहीं थी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए, वो भी एक बुद्ध के लिए, एक मरे हुए जो है पत्थर की मूर्ति के लिए। एक तरह का व्यंग है। इसके माध्यम से किस तरह हम जो है दिखावे की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। विदेशी जो है चीज़ों को अपनाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। अपनी भी चीज़ें हैं संरक्षित करने के लिए। हमारी भी संस्कृति में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम संरक्षित कर लेते हैं, जिनको हम महत्व दे सकते हैं। इस तरह हमारे सरकारी अमलों पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक छोटी सी तैयारी को कैसे पुल बना दिया जाता है। एक की जिम्मेदारी दूसरे को देकर हम कैसे कार्य मुक्त हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी हम दूसरों को देकर अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। सरकारी सिस्टम में, सरकारी तंत्र में इस तरह की कमियां पे भी प्रकाश लेखक ने डाला है कि किस तरह पूरी जिम्मेदारी अगर सभी ने प्रयास किया होता तो शायद जिंदा नाक काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि हमारे तंत्र में कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से हम इतस्री कर लेते हैं। अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को करें तो कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे किया न जा सके। ये कहानी दो तरह के व्यंगों को धारण की है। ये इस तरह इसका समापन हुआ। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके प्रश्न उत्तर और सारांश पे आगे की वीडियो में चर्चा करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।